हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन टीचिंग स्कूल। हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ में 6 क्लास की ज्योग्राफी कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। हम 4 चैप्टर पहले कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो पुरानी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, आप लोग उन्हें देख लें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हमें पृथ्वी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन जीने के लिए सारी परिस्थितियाँ हमें प्रयुक्त मात्रा में सब कुछ अवेलेबल है। जैसे वायु हो गया और पानी हो गया, स्थलमंडल हो गया। तो शुरू करते हैं चैप्टर। पृथ्वी की ऐसी सतह है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी कठोर ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। तो अब इसमें पृथ्वी के बारे में बताया जा रहा है कि पृथ्वी के भाग पे हमारा रहना क्यों पॉसिबल हो जा रहा है, क्योंकि वो ठोस भाग है जिस पे हम उसे रह पा रहे हैं। तो उसे किस नाम से जाना जाता है? भूमंडल कहा जाता है। या मतलब अभी हमें यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल है कौन कौन से हैं और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जीने के लिए, वो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब की जा रही है। और बताया जा रहा है पृथ्वी का ठोस भाग जिस पे हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। अब नेक्स्ट के बारे में बताया जा रहा है कि गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से उसे घेरती हैं, जिसके कारण हमारा जीना मतलब जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वैसे और भी गैसेज़ हैं जो हमारे जीने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। मतलब जहाँ पर वायु की उपस्थिति होगी वो वायुमंडल, जहाँ पर रहने वाला हिस्सा जो ठोस भाग है उसे भूमंडल के नाम से जाना जा रहा है। आगे बताया जा रहा है पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग जो जिसमें जल पाया जाता है उसे जलमंडल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें जल की अवस्थाएं बताई जा रही हैं कि जलमंडल में कौन कौन सी अवस्था में जल मिलता है। बर्फ है, जल है तथा जल वाष्प है। इन सब के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। अब जीवमंडल क्या है वो बताया जा रहा है, जहाँ पर ये तीनों स्थिति हमें एक साथ अवेलेबल हो, जहाँ भूमंडल भी हो हमारा, वायुमंडल भी हो और जलमंडल भी हो। जब एक मतलब वो स्थान जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जीने के लिए, जो जो चीज़ें हमें चाहिए या जो नेसेसिटी है हमारी, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, उसे जीवमंडल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जीवमंडल जो है बहुत ही सीमित क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है, जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। और जहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी वहीं पे जीवन पाया जाएगा। अब हम ये बॉक्स देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रीक भाषा में इनके मतलब क्या क्या है। लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, और ह्यूडर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो ये जितने भी ये शब्द बताए गए हैं यहाँ पे, 4 शब्दों के बारे में बताया गया और चारों के बताए गए कि ये ग्रीक भाषा में से लिए गए हैं और जिसका अर्थ क्या होता है। जैसे लिथास का बताया इन लोगों ने, पत्थर बताया हुआ है, बायोस का जीवन बताया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, एक बार आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। भूमंडल के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भूप्रपट्टी है वो चट्टानें, मिट्टी तथा पतली मिट्टी की जो पतली परतें हैं उनसे मिलकर बनी होती है। और मिट्टी में जिससे जीवों के लिए पोषक तत्व उसमें पाए जाते हैं। मतलब जो मिट्टी होती है उसके अंदर कुछ पोषक तत्व हैं जिनसे हमें पोषकता मिलती है, मतलब पोषण मिलता है और हमारे यहाँ पे जीवन संभव होता है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि भाई जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो दोनों जो स्थल हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जा रहा है। जो स्थल, जो भूमि वाला जगह है उसे महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ज़मीनें पाई जाती हैं। और जो पानी वाली जगह है उसे महासागर बेसिन के नाम से जानते हैं। अब हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी स्थल की ऊंचाई या गहराई मापने के लिए किस प्रकार से हम इसे मापते हैं। तो अभी कोई भी ऊंचाई नापने के लिए या कोई भी गहराई नापने के लिए एक संदर्भ बिंदु होता है। तो वो संदर्भ बिंदु जो है हम समुद्री तल से मापते हैं। मान मान लीजिए कि हमें ऊंचाई जाननी है, तो हमें क्या करेंगे, जो पृथ्वी, जो समुद्र का जो शून्य तल होगा, जो समुद्र के जो डेप्थ होगी वहाँ से हमारा जो संदर्भ बिंदु वो शून्य माना जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ की ऊंचाई या फिर गहराई मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें हमारे सारे महाद्वीप हमें दिखाए गए हैं। आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है।
अब इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर मैरियाना गर्त जिसकी गहराई 11,022 है। क्या आप अभी ये आप सब आपको पता ही है कि अभी ये आप आइडिया लगा सकते हैं, लास्ट जो लाइन में पूछा भी गया है कि जो हमारा जो सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई 8,848 है और जो हमारा प्रशांत महासागर का मैरियाना जो गर्त है उसकी जो गहराई है उससे भी ज़्यादा गहरी है। आप इसे खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि कितना गहरे है, मतलब पृथ्वी से हमारा जो है कितना गहरा हो सकता है उसके बारे में कह रहे हैं, आप खुद से देख लेना। आगे जो घर अभी ये कुछ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिन नर्गो शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहली बार जाने वाले व्यक्ति। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसे आप देख लेना, सीधा यहाँ से पूछ लेते हैं। जापान की जुको ताइबे विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर एक कदम रखा था। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था। तो आप ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है एनसीईआरटी में, जो आपको इम्पोर्टेंट ये जो साइड पे इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो एक बार आप इसे जाते टाइम ज़रूर देख लिया करें। महाद्वीप के बारे में बात हो रही है तो ये हम एक बार डायग्राम से देख लेते हैं कि महाद्वीप के बारे में क्या क्या बताया गया है। यहाँ महाद्वीप के बारे में बताया जा रहा है कि भाई सब लोगों को पता है कि पृथ्वी पर 7 मुख्य महाद्वीप हैं और जैसे आपको नाम भी पता है, एशिया हो गया है, यूरोप हो गया, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो आप ये सब देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है हमारा। ये देख लीजिए, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। तो अब यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। इसमें बताया जा रहा है यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। अब इसमें ये है कि जो है महाद्वीप, ये जो यहाँ से कर्क रेखा है ये यहाँ से गुजर रही है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो अब इसमें क्या है कि जो यूरोप से जुड़ा हुआ है, अब ये यूरोप को जो यहाँ से ये जुड़ी हुई जो रेखा है, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से इसे अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया को दोनों को मिला के इन्होंने क्या बना दिया है, यूरेशिया। तो यहाँ पे इन्हें यूराल पर्वत है जो ये दोनों एक दूसरे को अलग करता है। और कौन सी एक रेखा है जो इससे गुजरती है, वो कर्क रेखा है। ये एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी होगी। फर्स्ट हमारा होगा कि कर्क रेखा इसी से निकलती है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को दोनों को अलग करता है और ये जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में ये फैला हुआ है। और यह जो महाद्वीप है ये पूर्वी गोलार्ध में। तो अब हमें पता ही है ये पूरा हमारा कंप्लीट गोलार्ध हो गया और ये क्या हमारा पूर्वी हिस्सा है। तो ये पूर्वी गोलार्ध में यहाँ स्थित है। इसके बाद हम देख लेते हैं यूरोप के, बहुत छोटा सा है, मतलब छोटा सा आप मान सकते हैं महाद्वीप है जो जो एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये एशिया हो गया और ये एशिया के पश्चिम में यहाँ पे स्थित हो गया। आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरता है। अब आपको पता है ये आर्कटिक वृत्त है, यहाँ से होता हुए गुजर रहा है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। आपने ये भी देख लिया कि यहाँ पे जल से घिरा हुआ है, इधर सब 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है अफ्रीका के बारे में कि ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश के महाद्वीप से लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसमें बताया जा रहा है कि जो 0 डिग्री वाली जो रेखा है, ये 0 डिग्री वाली इसके अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर से होके गुजरती है। अब इसमें आगे बताया जा रहा है कि कर्क, विषुवत रेखा तथा मकर तीनों रेखाएं इस, अब आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप से तीनों, ऊपर वाली ये कर्क हो गई, ये कर्क हो गई, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गई और ये मकर हो गई। जो तीनों कहाँ से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। और जो यहाँ पे जो सारा मरुस्थल दिया हुआ है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल है जो कहाँ पे हमारा अफ्रीका में पाया जाता है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र तथा महासागरों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हो चारों तरफ से ये कैसे घिरा हुआ है, मतलब पानी से, समुद्र से कैसे घिरा हुआ है। सबसे लंबी जो नील नदी है ये भी आप देख सकते हैं, ये भी अफ्रीका में यहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
अब ये यहाँ पे आप एक यहाँ पे ये देख सकते हैं एटलस। ये आपसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि भाई आपको कि नील नदी कहाँ पे पड़ती है, सारा मरुस्थल कहाँ पे है, एटलस कहाँ पर। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा ही गया है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों जो रेखाएं होकर गुजरती हैं। इसमें 0 डिग्री हो गई, कर्क हो गई, मकर हो गई, विषुवत रेखा हो गई। तो आप बता सकते हैं कि अफ्रीका वह महाद्वीप है। तो आगे आगे बताया जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका के बारे में। अब आप देख सकते हैं ये दक्षिण अमेरिका का जो ज़्यादातर जो भाग है वो कहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। तो अब इसमें बताया जा रहा है दक्षिण अमेरिका के बारे में। दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज है वो इसमें पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी जो नदी अमेजन वो पाई जाती है। अब आप देख सकते हैं अमेजन नदी के बारे में पूछ सकते हैं, एंडीज पर्वत के बारे में पूछ सकते हैं। ऐसे ही अमेरिका के बारे में बताया जा रहा है। उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है जो कि पश्चिम में है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एल्पेशियन पर्वत है और रोकीज पर्वत आपको यहाँ पे देख रहे हैं। एक कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एल्स पर्वत यहाँ पे है यूरोप में, एल्पीशियन पर्वत जो है वो उत्तरी अमेरिका में। और दूसरा पूछा जाता है कि रोकी पर्वत कहाँ पे पाया जाता है, तो रोकी जो है वो उत्तरी अमेरिका में हमारा पाया जाता है। ये हमारा चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और आप देख सकते हैं कि इन उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो स्थल संधि है उसे पनामा संधि के नाम से जाना जाता है। अभी हम देख लेते हैं उसके बाद ऑस्ट्रेलिया विश्व का दूसरा मतलब कि लास्ट सेकंड लास्ट जो सबसे छोटा वो महाद्वीप माना जाता है। ये पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है। इसके चारों तरफ महासागर समुद्र से घिरा हुआ है। द्वीप महाद्वीप उसे कहा जाता है जिसके चारों तरफ पानी पानी हो। आप देख सकते हैं इसके चारों तरफ कोई स्थल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और ये पूरी तरह से कम्प्लीटली ये 0 डिग्री लाइन हो गई और इसके इस साइड स्थित है, इसे दक्षिण गोलार्ध में कहा जाएगा। एक ये वाला हमारा हो गया और ये अंटार्कटिका। ये दोनों क्या है कम्प्लीटली जो हमारा जो साउथ पोल के साइड जो मतलब 0 डिग्री वाली रेखा है उससे हमारा साउथ में पड़ता है। तो ये हमारा दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाएगा। साउथ पोल के अंडर ये आता है हमारा अंटार्कटिका। अब इसके बारे में कुछ देख लें। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो अंटार्कटिका है हमारा बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी महासागर के में स्थित है। यह दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए अभी यहाँ पे जो दक्षिण ध्रुव वाला जो क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे क्या बहुत भारी बर्फ पड़ती है, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। यहाँ पर भारी बर्फ के कारण ये हमेशा क्या है बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पे आप मतलब कोई भी इंसान या वो आप मतलब जीवित नहीं रह सकते। इसलिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, बहुत से जो देश हैं कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना शोध केंद्र मतलब रिसर्च सेंटर यहाँ पे खोले हुए हैं। भारत ने जो अपनी संस्था खोली है उसका नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री रखा है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। आगे ये एशिया और इसके बारे में बताया गया। मैंने आपको इसलिए मैप से बता दिया जिससे आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए, देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पे ये बताया स्थल संधि होती है गाइस वो कि जहाँ पे हम स्थल से मतलब एक ज़मीन का हिस्सा दूसरे हिस्से को छूता है तो उसे वहाँ पे स्थल संधि होती है। अब पूछा जाता है कि क्वेश्चन में उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को कौन सी संधि जोड़ती है, तो आप नाम के साथ साथ अगर आपको ऑप्शन में सिर्फ पूछा है जल संधि है या स्थल संधि है तो आप बता सकते हैं। और अगर नाम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं पनामा, पनामा स्थल संधि। अब आगे बताया गया कि जो जल संधि होती है कि पानी वाला हिस्से से मतलब आपके दो कंट्री है और उनके बीच में जो हम लोगों की जो बाय वाटर जो हमारे वेज हैं तो वो अगर कनेक्ट होते हैं तो उसे हम जल संधि के नाम से जानते हैं। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमें देखने को मिलती है, भारत और श्रीलंका के बीच में हमें जल संधि देखने को मिलती है, क्योंकि श्रीलंका और भारत पानी वाले रास्तों से हमें जुड़ते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के बारे में हम देख चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बताया जा रहा है जलमंडल के बारे में। अब जलमंडल पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% जल तथा 29% भाग स्थल है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी का ज़्यादातर जो पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है, कुछ पार्ट ही ऐसा है जो मतलब स्थल है। तो अब उसमें बताया जा रहा है कि जो ज़्यादातर जल है वह महासागर, नदियाँ, झील, हिम नदियाँ, भूगर्भ तथा जल एवं वायुमंडल के जल वाष्प से ही सीमित है। तो बताया जा रहा है कि जो पानी है 97% पानी होने के बावजूद भी क्या हमारे पास जो अच्छा जो शुद्ध पानी है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो खारा है। इतना ख़राब है कि हम उसका पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जो पीने योग्य जो पानी है
0.03% ही है जो हमारे पास पीने के लिए। ये गाइस एक बार आप देख लो, इससे ये इसलिए डायग्राम बनाया है कि इसलिए आपको समझ आ जाए, क्योंकि कई बार होता है कि सीरियल वाइज आपको पूछ लेता है कि कर्म अनुसार लगाइए कि कौन से महाद्वीप कौन से रैंक पे, मतलब कौन से नंबर पे स्टैंड करता है। जैसे पहले पे हम देख रहे हैं एशिया आ रहा है, पहले पे हमारा एशिया हो गया, और दूसरे नंबर पे हमारा अफ्रीका हो गया, तीसरा फिर ये अमेरिका, दक्षिण अमेरिका हमारा चौथे पे, और लास्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया। सबको पता ही है, यूरोप, और ये बहुत छोटे छोटे से हैं, तो देख लीजिएगा। अब आगे बताया जा रहा है कि भाई जो पृथ्वी हमारा नीला ग्रह होने के बाद भी हमें पानी की कमी इसलिए महसूस होती है कि 97% जितना भी जल है वो खारा है। हमें सागर महासागर से मिलने के बाद वो पानी खारा हो जाता है। जो जल का बहुत ही कम ऐसा भाग है जो लवणीय जल के रूप में हमें मिलता है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे महासागर के बारे में बताया जा रहा है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है जो आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंग, ज्वार भाटे, अब मैं बता दूं तरंग क्या होती है, कि जो वेव्स के बारे में हमें बात की है, ज्वार भाटे के बारे में बात की है कि ज्वार जब पानी ऊपर की तरफ चढ़ चढ़ जाता है, पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो ज्वार जब नीचे की साइड गिरता है उसे भाटा कहते हैं। तो जब पानी में ये आपको देखने को मिलता है उसे ज्वार भाटा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें महासागर जल की 3 गतियाँ बताई जा रही हैं। सबसे बड़े छोटे आकार के आधार पर इन्हें क्रमगित किया गया है, मतलब आपको इनने एक सीरियल वाइज रखा गया है। प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर, और लास्ट में आर्कटिक महासागर आता है। अब ये जो हमारे 5 महासागर हैं इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप देख लेना कि प्रशांत महासागर है, अटलांटिक है, हिंद महासागर है, दक्षिण महासागर है, और लास्ट में आर्कटिक महासागर है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी का 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ये क्वेश्चन आप देख लेना, क्योंकि ये रिपीटेड है कि पृथ्वी का मेरियाना गर्त पूछ लिया जाता है कौन से महासागर में स्थित है, और सबसे गहरा है ये। जैसे हम अभी पहले देख भी चुके हैं कि मेरियाना गर्त के बारे में बताया गया, और जिसकी गहराई बताई थी 11,022 जो मीटर जो गहरा है। आगे देखते हैं। आगे बताया जा रहा है अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार होता है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कैसे इसमें बताया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर के बारे में आपको बताया जा रहा है कि अटलांटिक महासागर ऐसा आकार में ऐसे होता है। अब इसमें बताया जा रहा है कि इसके जो पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आपको देखने को मिलता है, और उसके पूर्व में यूरोप और अफ्रीका देश आपको देखने के लिए मिल जाता है। आपको सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा आकार का कौन सा महासागर, तो आप बता सकते हैं अटलांटिक महासागर ऐसा आकार का है। और आपसे पूछ लिया जाता है कि उसकी पश्चिम साइड में कौन से देश हैं, तो आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका, और नीचे जो दिया हुआ है दक्षिण में दिया हुआ है दक्षिण अमेरिका। और इसके जो पूर्वी भाग हैं इसमें मतलब इसकी जो पूरी शेप ऐसे है, तो उसमें आप देख सकते हैं इस साइड में आपको मिल रहा है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, और इधर आपको यूरोप देखने को मिलेगा, और इधर अफ्रीका। और आगे जैसे हिंद महासागर के बारे में हमें पता है कि सबसे जो गहरा गर्त है मैरियाना गर्त, वो हिंद महासागर में देखने को मिलता है, और इसमें ये ट्रायंगल शेप का होता है। ऊपर ये आपका एशिया महाद्वीप से, इधर वाली साइड से ये अफ्रीका महाद्वीप से, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया से। ये 3 ऐसे महाद्वीप हैं जिससे ये जुड़ता है, ट्रायंगल शेप होता है। ये मैंने गाइस आपको समझाने के लिए दिखाया था। आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं कि हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल शेप में होता है, और जो भारत जो इंडिया में जो हिंदुस्तान इसका नाम रखा गया है वो हिंद महासागर के नाम पे ही रखा गया है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घिरा हुआ है। अब जो दक्षिण महासागर है आपने देखा तो जो लोअर वाला पार्ट था वो सारा जो है अंटार्कटिका जो है दक्षिण महासागर से घिरा हुआ है, जो हमारे नीचे वाला एक है। अब इसमें बताया जा रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। इसमें अक्षांश बता दी गई है कि आपको कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अंटार्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव व्रत में स्थित है, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव चारों ओर तक फैला हुआ है। प्रशांत महासागर में छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ता है जिसे बोरिंग जल सद्धि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों में यूरेशिया से घिरा हुआ है। एक बार गाइस आप इसे देख लीजिए, समझ आ जाएगा आप लोगों को कि ये है ऊपर दिया हुआ है आर्कटिक महासागर। ये जो ऊपर आर्कटिक महासागर है, अब
आई होप आपको सब लोगों को दिख रहा होगा। ऊपर जो है आर्कटिक महासागर दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि ये यहाँ पे 60 डिग्री आपको दिख रहा होगा, 60 डिग्री यहाँ पे ये इससे घिरा हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि ये उत्तरी ध्रुव में स्थित है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव हो गया। आर्कटिक के बारे में बताया गया कि आर्कटिक महासागर पूरा दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। ये हमारा महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया। जो आर्कटिक महासागर है दक्षिण महासागर से पूरी तरह से घिरा हुआ है। अब ऊपर बताया जा रहा है कि जो बोरिंग जल संधि वाला जो हिस्सा है, जो अमेरिका के जो तट से ये यहाँ पे जो करते हैं इसे बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। ऊपर जो आर्कटिक है, इधर जो यूरेशियन जो प्लेट है इससे जब यहाँ पे गिरता है तो उसे बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। छिछला भाग जो संकरे भाग से जुड़ता है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा गाइस, इसलिए बार बार पीछे जाना पड़ रहा है क्योंकि उससे एक बार ही हो जाता है ना, आसानी से समझ आ जाएगा। अब आगे हम वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी चारों ओर गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की पतली परत ग्रह के महत्वपूर्ण व टूट भाग है। अब इसमें बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर मतलब जीवन के लिए हमें जो एक वायुमंडल की भी ज़रूरत होती है जिसमें सारी वो वायु हमें प्रदान करती है जो जीवन मतलब जीने के लिए ज़रूरी है। तो वायुमंडल में लोगों की सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाया जाता है। अब इसे बताया जा रहा है कि एक टेम्परेचर होता है, एक वायु का घनत्व होता है और सूर्य की जो रेज़ के बारे में बात किया हुआ है कि जिससे वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसी कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। वायुमंडल में 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटक ताप तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। तो गाइस वे परत आप देख लीजिए। पहले ये दी हुई है इन्होंने सौरमंडल के बारे में बात की है, फिर उसके बाद समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल, फिर आयुमंडल, फिर बहिर्मंडल। आयन मंडल में क्या होता है कि ये हमारी जो यूवी रेज आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये हमारी सबसे फर्स्ट लेयर होती है जो 1600 किलोमीटर का जो ये पूरा एरिया होता है। इसमें क्या होता है कि ये हमारी जिसमें हमारे प्लेन वगैरह हमारा इसमें काम करते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो समताप मंडल है, समताप मंडल में क्या है कि कोई भी तारा व टूटता ये सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिलते हैं। मध्य मंडल में हमें रॉकेट वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बहिर्मंडल हमारा सबसे बाह्य वाला पार्ट होता है जो सबसे लास्ट वाली हमारी परत होती है। उसमें सबसे लास्ट परत जो है हमारी वो बहिर्मंडल है और जो सबसे पहली वाली परत होती है सौरमंडल होती है जिसमें हमें जितनी भी ये मौसमी घटनाएं हैं और ये प्लेन वगैरह का चलना हमें सौरमंडल में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना होता है। वायुमंडल में मुख्यतः बताया जा रहा है कि जो मुख्य गैसें हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। साफ तथा शुष्क हवा 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि की मात्रा 1% होती है। और उसमें बताया जा रहा है कि कितने कितने परसेंटेज में कौन कौन सी गैस अवेलेबल होती है और तब जाके हम लोगों को जो एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि हम इजीली मतलब ऑक्सीजन ले सकें, इनहेल और एक्सहेल का काम हो सके, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। अब आगे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा किस लिए ज़रूरी होती है वो उसमें बताया जा रहा है कि जो पृथ्वी होती है उसके टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी गैस है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आ जाती है। अब इसमें बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो वायुमंडल में जो घनत्व में वो भिन्नता हमें देखने को मिलती है, मतलब जो एक डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पे आपका जो मतलब ऑक्सीजन लेवल कुछ होता है, पहाड़ों पे जाने के बाद क्या होता है कि घट जाता है। इसीलिए क्या होता है कि जो भी पर्वतारोही होते हैं मतलब जो माउंटेन क्लाइम करते हैं उन लोगों को मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करते हैं। तो अब इसमें बताया जा रहा है कि तापमान भी घटने लगता है और जो ऑक्सीजन का लेवल है वो भी घटने लगता है। आगे देखते हैं जीवमंडल के बारे में क्या बताया जा रहा है। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। तो जीवमंडल से मतलब आप लगा सकते हैं जीव मतलब जहाँ पे इंसान जी सकता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्थल, जल तथा हवा जो सीमित हो मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड हो, वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद होता है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ होती हैं जो कि शुष्क जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाए जाते हैं। उसमें बताया जा रहा है कि सभी प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती है। कुछ उसमें सूक्ष्म होते हैं, कोई बैक्टीरिया भी इसी में आते हैं, मनुष्य इसी में आ गए, मतलब सभी जो जीव जंतु है इसमें देखने को मिलते हैं। जीवमंडल की
प्राणियों की मुख्य 2 भागों में मतलब 2 भागों में बाँटा गया है। पहला जंतु जगत, दूसरा पादप जगत। पहले में ये जीव-जंतु आ गए, दूसरे में आपके प्लांट वगैरह की बात कर रहे हैं। पृथ्वी के 3 परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि जितने भी 3 मंडल हैं, आपस से कैसे एक-दूसरे को रिलेट करते हैं। इन्होंने इसमें एग्ज़ाम्पल के लिए बताया गया है कि लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो ढलुआ भाग पर मिट्टी के कटाव तेज़ होने लगता है कि अगर हम पेड़ वगैरह काट रहे हैं, तो मिट्टी का कटाव देखने को मिलता है और उससे क्या होता है कि अगर मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो प्राकृतिक आपदाएँ आपको देखने को मिलती हैं। जैसे भूकंप का आ जाना, सुनामी का आ जाना, इसमें बताया जा रहा है कि तब सुनामी आई थी तो अंडमान निकोबार समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। झील तथा नदियों में प्रदूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल करने लायक नहीं रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जो अभी झील और नदियों में प्रदूषित जो पदार्थ डाल दिए हैं, तो उससे क्या हो गया कि वो दूषित हो गई हैं और यूज़ करने लायक पानी नहीं रहा है कि कोई हम लोग उस पानी को यूज़ कर सके। आगे बताया जा रहा है उद्योग, ताप्य, विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ी से उत्सर्जित पदार्थ वायु जो प्रदूषित कर देती है। अब उसके बारे में ये भी बताया जा रहा है साथ-साथ कि प्रदूषण कैसे बढ़ जाता है, पानी में हम लोग जो वेस्टेज डाल देते हैं, गाड़ियों से निकलने वाले धुएँ के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे हमारी वायु को भी जो एयर पॉल्यूशन कैसे बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है कि एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है। लेकिन इसकी मात्रा में वृद्धि के कारण, तापमान में वृद्धि के कारण क्या है भूमंडलीय तापन कहा जाता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है और इससे क्या है कि तापमान हमारा बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के साधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अब इसमें बताया जा रहा है कि अगर इन तीनों परिमंडल के बीच में अगर बैलेंस रखना है, तो उनका जो संसाधनों का जो प्रयोग है, हम बैलेंस तरीके से करें। आगे देखते हैं, आगे इसमें आप लोगों को अभ्यास दिया हुआ है, इसमें पूछा जा रहा है कि परिमंडल के आपको चारों तत्वों के बारे में बताना है, तो आप बता सकते हैं जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम पूछे जा रहे हैं, तो आप सातों महाद्वीप के बता सकते हैं। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और 2 महाद्वीप के नाम लिखे जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दोनों आपको पता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं क्षोभमंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी में 71% जल है, पानी देखते हैं और दूर से किसी भी और दूसरे ग्रह से देखने पर नीला दिखाई देता है। पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा हमें महाद्वीप देखने को मिलते हैं, जैसे यूरोप देखने को मिलता है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका का आधे से ज़्यादा भाग आपको देखने को मिलता है, इसलिए हमें स्थलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। जीवित प्राणी के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भई उसमें सारी चीज़ें बैलेंस होती हैं, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल का एक बैलेंस है और इसे जो एक जीवित प्राणी के लिए बहुत जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराता है, इसलिए से जीवित प्राणी के लिए जीवमंडल इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो आप लोगों को पता ही है कि यूराल पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है, दोनों को नाम बना के एक करके यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? एक स्थल संधि से जुड़ा हुआ, ये क्वेश्चन हमने किया था। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? नाइट्रोजन गैस, ये सभी को पता होगा। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? स्थलमंडल, अगेन इजी। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं एक बार। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त, सबको पता है, प्रशांत महासागर में स्थित है, सबसे बड़ा महासागर है। डैश महासागर का नाम किस देश के नाम पे रखा गया? भाई हिंद महासागर है जिसके नाम पे हिंदुस्तान देश है। डैश स्थल जल एवं वायु का सीमित भाग है जो जीने के लिए सहायक होता है। जल एवं हवा का सीमित भाग है, तो भाई इसमें जीवमंडल आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ आप देख लेना। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को डैश कहा जाता है, जो इकट्ठा हो जाता है उसे यूरेशिया कर दिया गया, यूरोप का थोड़ा एशिया का यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। तो गाइज यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।